तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल वो जो सिल्वर कॉर्प्स था उसे रिफाइन करने को देखता है। अब आगे फिलहाल ये कंपास को एक्टिवेट करता है और कंपास क्योंकि एनाहिलेशन हार्ड था बेसिकली, तो उसमें से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस निकलते हैं और इस वुमेन को बांधने को देखते हैं। लेकिन ये लड़की भी इन रेस्ट्रिक्शंस को काट दे रही थी और वांगलिंग इसे अपने बॉडी से एक ब्लू लाइट निकालता है जिससे बांधने को देखता है। लड़की पीछे हटने लगती है और इसके बॉडी पर 2 चेन्स बंधे हुए थे जैसा कि मैंने बताया था। फिलहाल ये अपने मुंह को खोलती है और उसमें से कैंची के समान कुछ निकलता है जो कि जो रेस्ट्रिक्शंस बन रहे थे उन्हें काटने लगता है। और फिलहाल ये पैलेस में ब्रेक थ्रू करने वाली थी, मतलब यहाँ से निकलने वाली थी। वांगलिंग को आता है गुस्सा, ये तुरंत ही एंशिएंट गॉड फर्नेस निकालता है और पोजीशन चेंज कर देता है। मतलब वांगलिंग जहाँ पर था ये वहाँ पे आ जाती है और वांगलिंग इसके जगह पे, और तुरंत ही रेस्ट्रिक्शन सभी से बांध देते हैं। अब इसके जो शोल्डर पर एक चेन था, वांगलिंग उसे निकालने लगता है। लेकिन ये जो लाश थी क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस था तो ये वांगलिंग को एक नफरत से देखती है। चेन्स तो निकाल देता है बट चेन्स में भी मानो कांटे जैसे कुछ आ जाते हैं, बट वांगलिंग इन्हें भी डॉच कर लेता है। और दूसरी चीज, अगर टच भी करता है तो वांगलिंग की बॉडी एंशिएंट गॉड की बॉडी थी तो इसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अब इस लड़की के पीछे में भी एक चेन था, वांगलिंग उसे भी निकाल लेता है। हालांकि इस दौरान ये चीखती काफी है। फिलहाल अब ये शांत हो जाती और वांगलिंग जो सेलेस्टियल एम्परर किंगलिंग का एक स्पेल था, कॉर्प्स गार्ड, उसे रिफाइन करने को सोचता है। ऐसे कॉर्प्स जो होते हैं वो पेन फील नहीं करते और अपने ओनर को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वो मटेरियल इसे मिलना मुश्किल था तो ये सोचता है कि बस मैं एक मेथड यूज करूंगा ताकि इसे कंट्रोल कर पाऊँ। इस दौरान समय निकल रहा था, 15 दिन निकल जाते हैं तो वांगलिंग अब बाहर भी नहीं आता क्योंकि इस मैटर में कॉन्सेंट्रेशन फुल चाहिए। वुमेन इस कंपास के ऊपर बैठी हुई थी जो कि रोटेट कर रहा था और अब इसके थर्ड आई पर एक मार्क चमकने लगा था। जो भी इसका नफरत था वो खत्म हो जाता है, बट ये दिखने में गजब ही सुंदर थी। वांगलिंग अपना वाटर स्पिरिट पर समय निकाल रहा था, कल्टीवेशन कर रहा था, रिफाइन कर रहा था। टियानियन पर इस दौरान कुछ होता नहीं है, बस एक चीज होता है। ये प्लेनेट टियानियन पर एक पावरफुल कल्टीवेटर पहुंचता है जिसका नाम था सेटुनान और वो पिंक पैलेस का पैलेस लॉर्ड बन जाता है। लेकिन इसका जो रेपुटेशन था, यानी जो नाम था, वो अच्छा नहीं था। यहाँ पर जितनी भी कल्टीवेटर्स थी आसपास में, सबको ये हैरेस करता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं। मतलब क्योंकि ये निर्वाणा क्लिंजर लेवल पे था तो उन्हें स्पेल्स के बहाने थोड़ा बहुत मजे भी ले लेता था। सबके नहीं बट भाई के फॉलोअर्स काफी हो चुके थे। ये कहीं भी जाता इसके आसपास 1000 फीमेल कल्टीवेटर्स होती तो छिछोरे के रूप में अपना भाई फेमस हो चुका था। तो पिंक पैलेस को बहुत सारी फीमेल कल्टीवेटर्स ज्वाइन करने लगती है क्योंकि ये उन्हें स्पेल्स भी सिखाता था, पेल्स भी देता था। तो टियानियन पर सेटुनान का नाम फेमस होने लगता है और इसे कुछ कानों में खबर आती है कि 3 जैन ब्रदर्स हैं और 2 फीमेल उनके डिसाइपल्स हैं जो कि बहुत सही दिखती हैं। और उनमें से एक के पास तो वाटर स्पिरिट रूट है और दूसरी काफी कोल्ड नेचर की है। अब सेटुनान को लगता है यार चलते हैं फिर वाटर स्पिरिट प्लेनेट, और कुछ अपनी फीमेल साथियों के साथ ये उस तरफ बढ़ता है। तो एक नाव या जो भी हवा में जो तैर सके उसके ऊपर सेटू का बेड था जिस पर यह लेटा हुआ था और आसपास फीमेल कल्टीवेटर्स थी 100 के आसपास। सेटू को एक यहाँ पर मेडिलेशमैन बताता है, मतलब जो शायद इसका डिसाइपल हो सकता है, और बोलता है सीनियर सेटू वो दोनों जो है ना वो टॉप क्वालिटी के हैं। वो जाओगजू तो गजब ही सुंदर है और लिंगेर उसका तो वाटर स्पिरिट रूट है, तो उसको कल्टीवेशन फर्नेस बनाया जा सकता है। अब सेटू कहते हैं अगर ये बात सही निकले तो मैं तुम्हें सेलेशियल स्पेल भी दूंगा, पिल भी दूंगा, तुम चूज कर सकते हो। बंदा भी काफी खुश था और ये बंदा अब सोचता है कि देखते हैं जाओगजू अब क्या करती है। बहुत ज्यादा ये करती है ना, सीनियर सेटू के सामने ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और लिंगेर भी नहीं बच पाएगी। बट सेटू को पता था कि मिडिल-एज का अपना मकसद है। ये समझ जाते कि लगता है इसकी कोई दुश्मनी है उन दोनों से। बट सेटू को फर्क नहीं पड़ता कि वाटर स्पिरिट रूट सही है और मेरा भाई जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है, उसको तो अभी तक कोई स्त्री मिली नहीं होगी, तो ये उसके लिए अच्छी हो सकती है, मैं उसे गिफ्ट करूंगा। वांगलिंग को इसने ढूंढने की कोशिश किया था टियानियन पर, बट इसे कुछ पता नहीं चला था। इसने सोचा था कि हेवनली फेट से जाता हूँ, बट वहां पर एक पावरफुल सीलिंग फोर्स पूरे एरिया को कवर करके था। किसी को नहीं समझता है कि ऐसा क्यों है वहां पे सील, पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन इसे थोड़ा बहुत खबर मिलता है, वांगलिंग का रूमर्स पता चलता है डेवन स्पिरिट लैंड का, और जब सेटो को पता चलता है तो वो खुश होता है कि ये है ना मेरे भाई वाली बात, अगर कुछ करो तो हेवेंस को हिला के रख दो तब तो कुछ बात है। और इसे फिर पता चलता है कि वांगलिंग कुछ महीने पहले टियानियन वापस आया था और ये समझ जाते कि अगर वो वापस आया होगा तो तैयारी के साथ आया होगा। वो बंदा हमेशा से चौकन्ना था, तो ये सोचते हैं लेकिन फिर भी यार ये ऑलजीर के बारे में इन्हें तो पता चल ही गया था, तो क्या उसका कल्टीवेशन काफी बढ़ चुका है, यानी अपने वांगलिंग का। इसीलिए सिटू फिर पिंक पैलेस में आकर रहने लगते हैं और चीजें पता कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इन दोनों लड़कियों को लेने जाते हैं
कि वांगलिंग को गिफ्ट करेंगे। फाइनली इन्हें वाटर स्पिरिट प्लेनेट दूरी पर नजर आता है और अब सोचते हैं ये सेटो कि देखो यार, मैं मतलब कितना अच्छा आदमी हूँ, कितना दयालु आदमी हूँ, लिटिल लिन के लिए मतलब महिला ढूंढने आया हूँ। और जब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और सेटो हंसते हैं। अब सेटो का डिवाइन सेंस इस प्लेनेट पर फैलने लगता है। खास करके ये एरोगेंट भी थे और इनका जो डोमेन था वो डेमोनिक था, तो उनका पावर गजब ही लेवल का था। तीनों चैन ब्रदर्स कल्टीवेट कर रहे थे, बट अचानक से आंखें खोलते हैं, गायब होते हैं और हवा में प्रकट होते हैं। लेकिन जब प्रकट भी होते हैं तो उस पावर की वजह से इन्हें पीछे हटना पड़ता है। बिग हेड और लीजी को भी ये पावर फील होता है, और लीजी क्योंकि उसका कल्टीवेशन ज्यादा नहीं था तो थोड़ा खून की उल्टी करता है। और बिग हेड इस दौरान वांगलिंग के पैलेस के पास प्रकट होता है और टाशान के साथ इस एरिया को प्रोटेक्ट करता है। ज्यादातर लोग तो बेहोश हो जाते हैं। जाओक्सू और लिंगेर को ज्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि इनके पास प्रोटेक्शन आइटम था। अब ये डिवाइन सेंस वांगलिंग के महल की तरफ बढ़ता है, पर वांगलिंग एकदम क्रिटिकल पोजीशन पे था, इस कॉर्प्स को रिफाइन कर रहा था। और क्योंकि ये लाश निर्वाणा क्लिंजर लेवल की थी, तो जो भी इससे ज्यादा पावरफुल होगा यानी निर्वाणा शैटरर का, वही यहाँ तक पहुंच सकता था। अब इधर मास्टर हॉलोवेंट भी देखते हैं और डर जाते हैं। और यहाँ पर एक आवाज आती है कि आज मेरा मूड सही है, नहीं तो तुम बचते नहीं। मतलब हॉलोवेंट को भी फाड़ देता है अपना सेटोनान। और अब ये बोलते हैं कि एक लड़की है ना यहाँ पर वाटर स्पिरिट रूट वाली, और एक जाओक्सू नाम की, वो दोनों मुझे चाहिए, फिर तुम लोग बच जाओगे। और तुम हाफ निर्वाणा मतलब हाफ डेड निर्वाणा क्लिंजर कल्टीवेटर, मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। अब इस आवाज को सुनते ही चैन ब्रदर्स तो खून की उल्टी करने लगते हैं, मतलब उसका प्रेशर इतना था। अब फिलहाल तीनों भाई मिलकर के फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं और यहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ लाइट बनते हैं। सेटो देखते कि अच्छा ये बात है और बोलते यार अब तो मजा आएगा। और सेटो अपना एक उंगली आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं एनहाइलेशन। एक वर्टेक्स बनता है जो कि ये जो बैरियर्स थे इन्हें तोड़ने लगता है। और ये याद करते हैं कि जब मैं पिछली बार क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया था तो मैंने फिंगर ऑफ डेथ, डेमोनिक फिंगर और अंडरवर्ल्ड फिंगर, ये 3 अटैक्स बनाए थे और इन्हें इंप्रूव कर लिया बाद में। देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ इस प्रोटेक्शन को। पलक झपकते पहला लेयर फट जाता है, ये फिर से अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और दूसरे लेयर को काट देते हैं और बोलते हैं एनहाइलेशन चेंज। और क्योंकि ये निर्वाणा क्लेंजर कल्टीवेटर है तो नेचर से भी ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते थे और अपने अटैक को पावरफुल बना सकते थे। और यहाँ पर एक चीज हमें पता चलती है कि वांगलिंग ने वो जो सेल्फ क्रिएटेड स्पेल बनाया था वो पावर ऑफ लॉ को बिलोंग करता था, यानी शायद शी रियल्म को नहीं। सेटू का जो अटैक था जो कि वर्टेक्स के समान था, ये तीनों लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सेटू की आवाज हंसने वाली गूंजती है कि मैं अपने भाई के लिए कॉन्कुबाइन ढूंढ रहा हूँ, तो बीच में कोई मत आना नहीं तो मरोगे। इधर तीनों चैन ब्रदर्स फिर से खून की उल्टी करते क्योंकि इन्होंने लेयर्स बनाए थे और वो टूट चुके थे। अब पिंक पैलेस की पूरी यहाँ पर लड़की आई हुई थी तो एक अलग ही खुशबू यहाँ के स्पेस में छा जाती है। और वो जो मिडिल एज मैन था ब्लू कपड़ों में, वो काफी खुश था कि चैन ब्रदर्स को देख करके अब आ रहा है मजा, मतलब इशारों इशारों में। अब मास्टर यीचेन बोलते हैं सेटू नाम से कि फेलो कल्टीवेटर, आपका कल्टीवेशन गजब लेवल पर है, आपका कुछ तो नाम होगा। सेटू हंसते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई सेटू नाम। और ये बोलते हैं कि आप इतने पावरफुल हो, आप हमें क्यों बुले कर रहे हो। और लिंगेर और जाओक्सू वो तो बहुत बच्चियाँ हैं। अब ये बोलते हैं सेटू भाई अपने कि यार मुझे देखो लड़कियों की कमी नहीं है और मुझे तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा भाई थोड़ा यंग है, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं है, 1000 साल का है, बट एक चीज़ समझ लो वो बहुत हैंडसम है। और तुम्हारी ये जो 2 जूनियर्स हैं मेरे भाई के लिए ठीक ठाक है, तो मेरा समय वेस्ट मत करो नहीं तो फिर सब मारे जाओगे। एक आवाज़ आती है, मतलब 2 लड़कियाँ प्रकट होती हैं और जाओक्सू बोलते कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बट मेरी बहन को छोड़ दो, लिंगेर को। सेटू देखते हैं कि हाँ लड़की सुंदर तो है ये जाओक्सू और बीवी बनने लायक है। अब ये लिंगेर को देखते हैं और फील कर लेते हैं, मतलब स्कैन करके कि इसके पास है वाटर स्पिरिट रूट। अब सेटूनान अपनी ऑरा फैलाते दोनों को ट्रैप कर लेते और बोलते अब मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। और अब ये पीछे पलट जाते हैं, निकल ही रहते। मास्टर यीचेन का मानो दिल फट रहा था, बट इसे अपनी बेटी मानते थे लिंगेर को। और जाओक्सू भी कुछ वैसे ही थे। अब ये पलटते हैं और वांगलिंग के घर की तरफ देखते हैं और फाइनली बोलते हैं ब्रदर वांग इस बार मेरी मदद कर दो, बस एक बार। बट वांगलिंग अलग ही मुद्रा, मतलब अलग ही कॉन्सेंट्रेटेड था और उसका डिवाइन सेंस फैला भी नहीं था, बस उस जगह पे फोकस था। सेटूनान जा रहा था लेकिन जब ये सुनता है ब्रदर वांग तो रुक जाता है कि यहाँ पर कोई वांग नाम से है क्या, उसका पूरा नाम क्या है। फिर सेटू बोलते मैं खुद देख लेता हूँ और उसी पैलेस की तरफ पढ़ते हैं जहाँ पर वांगलिंग था। अब बीच में हॉलोवेंट को आना पड़ता है और ये सेटू से कहते हैं कि यार आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है तो आपको चले जाना चाहिए। बट सेटू बोलते यार अगर तू इंजर्ड नहीं होता ना तो तू थोड़ा बहुत मेरे से फाइट कर भी पाता, बट अभी तो तू मुझे ब्लॉक कर नहीं सकता है। अंडरवर्ल्ड फिंगर ये यूज करते हैं, आसमान के रंग बदलने लगते हैं, एक डेथ और फैलती है। इसमें एक लाइफ वाला भी पार्ट था जो कि सेटू इस नेचर से एब्जॉर्ब करके इस अटैक को बनाते हैं।
तो इसमें यिन ऑरा तो थी और यांग ऑरा भी थी, यानी डेथ और लाइफ दोनों था। और ये हॉलोविंड की तरफ बढ़ता है। हॉलोविंड इसे काउंटर करने के लिए एक सील बनाते, बट वो एक्सप्लोड कर जाता है। और जो सेटू का अटैक था अंडर वर्ल्ड चेंज, मतलब इसका ये ऑरा चेंज कर देते। ये अभी भी हॉलोविंड की तरफ बढ़ता है और सेटू अब उस वांगलिंग के पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। टाशान और बिग हेड बीच में आना चाहते थे, बस सेटू अपना ऐसा हाथ घुमाते हैं और दोनों दूर फेंक दिए जाते हैं। बट फिर भी टाशान एक पंच मारता है। सेटू अवाक हो जाते हैं, यार ये सही चीज है। बट फिर भी टाशान को फेंक देते हैं और ये बोलते हैं, यार ये तो अलग ही हो गया कि इस बंदे का एक निर्वाणा क्लेंजर, एक निर्वाणा स्क्रायर और एक पपेट जो कि बॉडी काफी पावरफुल है, उसे गार्ड कर रहे हैं। मैं इस बंदे वांग से मिलना चाहूंगा। अब सेटू पैलेस के 1000 फीट वाले एरिया में जाते हैं और देखकर हैरान थे। डिवाइन सेंस इनका फैला था, लेकिन अब सामने से देखना, मतलब इस एरिया में आकर के, और अचानक से यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। सेटू नन पीछे भागने लगते हैं कि यार इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस। अब सेटू एक वर्टेक्स बनाते हैं जो कि रोटेट करता है और इन रेस्ट्रिक्शंस को काटने लगता है। और अंदर से एक फीमेल वॉइस आती है जिसकी जो चीखने की आवाज थी वो अलग ही थी। दरवाजा खुलता है और ये सिल्वर वुमेन सेटू पर अटैक कर देती है। अब सेटू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और एक अटैक यूज करते हैं, सेलेस्टियल एंट्रैपमेंट फिंगर। अब ये फिंगर का जो अटैक था वो ऐसा एक सर्कुलर फॉर्म लेता है और इस फीमेल कॉर्प्स की तरफ बढ़ता है, इसे ट्रैप कर देता है और इसमें छल्ले बनते जाते हैं, सर्कल्स। और ये वुमेन भी सिंपल नहीं थी, इसके मुंह से वही कैंची निकलती है जो इन्हें काटने लगती है। सेटू बोलते यार ये क्या चीज है, बट फिर भी सेटू के पास समय था तो अब ये पैलेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर माउंटेन ट्रैम्बल फिंगर अटैक यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ प्रकट होता है जिसमें हेवेंस की ऑरा थी। पावर बढ़ते जाता है, अंदर से भी एक हंसने की आवाज आती है और एक ऑरा बाहर निकलती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे से टकराते हैं और पूरा पैलेस फट फुट जाता है। सितुनान शॉक्ड थे और 1000 फीट पीछे हटते हैं और इनका हाथ थोड़ा सा नम पड़ जाता है और ये बोलते यार ये कैसा स्पेल है। बेसिकली ये बॉडी का पावर था, इसने मुझे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। ये बच्चा इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। बट सेटू काफी एक्साइटेड थे, हंसते हैं और वांगलिंग को बोलते हैं कि माउंटेन ट्रैवल मैंने खुद से बनाया है, मतलब इसे कॉम्प्रीहेंड किया है, इसे टेस्ट करता हूँ आज। और सेटू इसमें यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन सोल्स को भी जो इस एरिया में होंगे उन्हें मर्ज कर देते हैं। वांगलिंग भी इसे देखता है तो थोड़ा हैरान था और ये फिर से एक पंच मारता है। अब कोलिजन होता है तो एक अलग ही आवाज आती है। सेटू हंसते पीछे चले जाते हैं बट काफी खुश थे। एक तारीफ का भाव आता है इनको वांगलिंग के लिए और ये बोलते हैं कि तुम्हें मैंने शायद 100-200 साल से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज मुझे सरप्राइज कर दिया। वांगलिंग भी पीछे हटना पड़ता है उस कोलिजन की वजह से। ये भी हंसता है और हंस के कहता है कि लगता है तुम्हें 1-2 बार क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ गया। तो दोनों भाई मिल चुके थे। सेटूरान पहले जैसा ही था, एरोगेंट, कम दोस्त। अब यार चैन ब्रदर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वांगलिंग और सेटू यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं। हॉलोविंड की नजर फिलहाल उस लाश पे पड़ती है जो बाहर निकल के आई थी और सेटू के स्पेल को भी काट चुकी थी। और वांगलिंग उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ पर इसने स्टैंडर्ड नाइट को सीखा था और यहाँ पर ये वाइन लेके बैठते हैं और इनका डिस्कशन होता है। और सेटू बताते हैं कि यार मैंने ये सुना कि ऑल हेवन और अलायंस में वॉर चल रहा है जब मैं प्लेनेट फेंगलुआन पे था, और तुम्हारा नाम भी सुना मैंने, मास्टर डेमन ज़ूमो। वांगलिंग बोलते हैं यार बस थोड़ा लकी था। और ये भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा कल्टीवेशन थोड़ा स्ट्रेंज है, तुम निर्वाणा स्क्रायर के मिड के पीक पर हो लेकिन तुम निर्वाणा क्लेंजर अर्ली फेज को भी काउंटर कर पा रहे हो। और सीटू जैसा बंदा जो कि निर्वाणा क्लेंजर में भी है तो बहुत टैलेंटेड है, मतलब इस टैलेंट के मामले में सीटू का कोई जवाब ही नहीं है। अगर सीटू नान जैसा बंदा शॉक्ड हो रहा है तो बात तो थी वांगलिंग में। सीटू को पुराने दिन याद आते जब ये हेवन डिफाइंग बीड के अंदर थे, वांगलिंग से मिले थे, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया और धीरे धीरे बड़ा हो गया। सीटू ने इसको एक बार बचाया था और बहुत बार गाइड भी किया था। सेटू को याद आता है और वांगलिंग को भी कि वांगलिंग जब सेटू उधर दूर चला गया था तो वांगलिंग ने बोला था कि मैं या तो अपने पेरेंट्स को इज्जत देता हूँ या तो फिर सेटू को देता हूँ, बाकी मैं हेवन सेवन घंटा किसी की इज्जत नहीं करता। और बिना सेटू की मदद के न तो वांगलिंग की कंडेंसेशन पहुँचता, न तो फाउंडेशन, न तो कोर, मतलब आगे जाना इसका मुश्किल था। और सेटू के तो स्पेल थे अंडरवर्ल्ड फिंगर वगैरह जिसकी मदद से वांगलिंग प्लेनेट टियानियन पर फाइट कर पाया था। और हेवन डिफाइंग बीड अगर सेटू के अंदर लालच होता तो वो वांगलिंग से ले लेता। वांगलिंग उतना पावरफुल था भी नहीं, बट सेटू ने इसे गिफ्ट में दे दिया था। तो पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाती है। दोनों मस्त वाइन पी रहे थे और सेटू बताते हैं यार फेंगलुआन पे मैं बहुत डिसएडवांटेज में था, मुझे तुम्हारी याद आई, हम जाएंगे एक दिन वहां पर और उनको निपटा के आएंगे। वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाता है। रात तक ये पूरा वाइन पीते रहते हैं और सेटू बताते हैं यार मैं फेंगलुआन पे मजे कर रहा था लेकिन वो लेडीज, और तुम्हें तो पता है मुझे कल्टीवेशन वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे मजबूरी में क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ा। चूहे की तरह मैं भाग रहा था एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। सेटू काफी गुस्से में थे
और बताते कि जब मैं क्लोजर कल्टीवेशन से निकला तो फेंगलुआन पे दोबारा गया था, लेकिन वो बहुत सारे हैं और उनके पीछे पीछे भी कुछ हेल्पर्स हैं और मुझे एक बड़ा लॉस हुआ। वांगलिंग समझ जाता है। ये सिटू के हाथ को पकड़ता है और नब्ज जब चेक करता है तो इसका चेहरा बदल जाता है और ये बोलता है कि ये कैसा पॉइजन है कि तुम भी अपने कल्टीवेशन के हिसाब से इसे अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाए। सिटू वाइन पी रहे थे और बोलते यार ये फेंगलुआन की लेडीज, उन्हें कहाँ से पॉइजन मिल गया मुझे भी नहीं पता। मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए, इस पॉइजन का नाम है 7th हेवन, मतलब 3 दिन और 3 रात तुम खत्म। मुझे लगा मैं तो मर जाऊंगा। ये सेलेस्टियल रियल्म से निकाला हुआ शायद पॉइजन है, मतलब शुरुआत के 3 दिन तुम इल्यूजन में रहोगे और आखिरी में तुम्हारा मेंटल पावर खत्म होते जाएगा। तुम दर्द के मारे 7वें दिन तुम्हारा सोल खत्म हो जाएगा। पर वांगलिंग कहता फिर तुम मतलब जिंदा कैसे हो? और कल्टीवेशन भी इसका गया नहीं था। सिटू स्माइल करते हैं और जुरन दूसरा वाइन का जग खोलते हैं और बताते यार तुम्हें तो पता मैं थोड़ा होशियार हूँ, तो मैं एक अलग तरीके से इस पॉइजन को रजिस्ट कर पाया। मैंने एक फीमेल कल्टीवेटर को यूज किया अपने कल्टीवेशन फर्नेस के रूप में, क्योंकि अगर आप कल्टीवेशन पेयर बना लेते हो तो इस पॉइजन को सप्रेस कर सकते हो। वांगलिंगा पूछता है कि क्या फेंगलुआन पर निर्वाणा शैटर लेवल के कल्टीवेटर्स हैं क्या? सिटू बताते हैं नहीं, ज्यादातर निर्वाणा क्लिंजर में मिड फेज है, लेकिन बात ऐसी है यार कि निर्वाणा क्लिंजर मिड फेज में भी बहुत सारे हैं, टोटल 10 पकड़ लो। वांगलिंग बोलता है वो तो करना ही पड़ेगा, रिवेंज तो लेना पड़ेगा। पहले हम तुम्हारे पॉइजन को देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। सिटू बताते हैं कि उसके उन लोगों के पास जहर तो था बट उसका काट क्या है नहीं पता है। जितना मुझे पता चला कि वो रेन सेलेस्टियल रियल में हो सकता है, तो मैं वहां जाऊंगा जब वो खुलेगा तो। और सिटू बताते हैं कि इस पॉइजन को रेन सेलेस्टियल रियल्म वालों ने रिफाइन किया था। वांगलिंग को याद आता है कि इसके पास तो लेडी किंग शुआंग की बॉडी है और वो रेन सेलेस्टियल रियल्म की सेलेस्टियल लॉर्ड थी। और सबसे बड़ी बात कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिंग जो कि उनके फादर हैं वो बहुत पावरफुल है। तो हमें रेन सेलेस्टियल रियल्म जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम डेमन स्पिरिट लैंड जाते हैं जहाँ की मैं जाने वाला हूँ तो तुम्हारा काम हो सकता है। सेटो खुश हो जाते हैं कि मैं भी चलूंगा फिर। और वांगलिंग एक चीज और कहता है कि फेंगलुआन वाले वो तो बचेंगे नहीं। अब पीते पीते सेटुनान कहते हैं कहीं तुम्हें आत्मज्ञान तो नहीं हो गया, मतलब यहाँ पर 2 सुंदर लड़कियाँ। वांगलिंग बोलता है अरे भाई वैसी बात नहीं है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो। सेटू बोलते हैं कि ये लड़कियों की वजह से तुम नहीं आए हो तो मैं तो मान नहीं सकता। मैं तो इन लड़कियों को तुम्हारे लिए लेने आया था ताकि तुम्हें दे सकूं। वैसे भी अब तुम जवान हो चुके हो। वांगलिंग बोलता है यार गजब आदमी हो तुम। और वांगलिंग को पुरानी चीजें याद आती हैं जैसे लीमुआन, ल्यूमे वगैरह। और वांगलिंग को इतना डाउट था कि ल्यूमे शायद मरी नहीं है। इसका एक अपना इंट्यूशन था, 6th सेंस। और सिटू भी वांगलिंग की आंखों में वो दर्द देख सकते थे। खास करके इन्हें वांगलिंग और लीमुआन का तो पता था, इसीलिए वांगलिंग के लिए एक फर्नेस ढूंढ रहे थे, एक लड़की ढूंढ रहे थे जो कि उसके साथ रहे तो वांगलिंग की उदासी शायद खत्म हो जाए। और ज्यादा दर्द तो इसे ल्यूमे ने दिया था वांग पिंग की वजह से। और वांगलिंग डिस्कशन में बताता है कि यार 1300 साल हो गए मुझे कल्टीवेट करते हुए, मैंने बहुत सारी चीजें खोई हैं और अब तो अकेले रहने की आदत हो गई। वांगलिंग के शब्द को सुनकर सेटू भी थोड़े से निराश हो जाते, मतलब उदास हो जाते। और वांगलिंग बताता है कि तुम्हें पता नहीं होगा सेटू, बट एक्सीडेंटली ल्यू में प्रेग्नेंट हो जाती है मेरी वजह से। लेकिन उसने जो बच्चा था उसके सोल को तड़पाया और मजबूर किया कि वो बंदा मेरे से बदला ले। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई मैंने कल्टीवेशन शुरू किया, अगर नहीं करता तो ना तो मेरे माँ बाप मरते ना तो ये सब चीजें होती। सिटू फिर से एक वाइन का जग वांगलिंग को पकड़ाते हैं और वांगलिंग बोलता है यार एक और बड़ी बुरी बात है कि हम कल्टीवेटर्स नशे में नहीं जाते। सेटू हंसते कि रुको मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। ये सेलेस्टियल रियल्म का वाइन था, इसे पी करके कल्टीवेटर भी नशे में चले जाते। अब वांगलिंग नशे में आ जाता है तो इसे बचपन की वो जो कविताएं रहती वो याद आती हैं। ये सेटू को सुनाता है और ये सेटू को बताता है कि मेरा एक बेटा था लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाओगे, उसका नाम था वांग पिंग और मैं उसे कल्टीवेट नहीं करने दिया। चलो ठीक है, एक बात थी कि वो कल्टीवेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर कर भी पाता तो भी मैं करने नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे जैसा बने। फिलहाल वांगलिंग नशे में था। और गाइस एक चीज पूछना था, कमेंट्स में बताना ड्रैगन प्रिंस युवान मतलब कौन से दिन में रिलीज होता है ताकि मैं उसे उसी दिन डाल पाऊँ। अब आगे समय निकलता है और सेटो को इस प्लेनेट पर आए हुए 2 महीने निकल चुके थे। वही हेवनली फेट सेक्ट उसके फॉर्मेशन को हटा दिया जाता है। सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि लगता है अब डेमन स्पिरिट लैंड खुलने वाला है और एक अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि 10 दिन में डेमन स्पिरिट लैंड खुलेगा। और ज़्यादातर लोगों को डाउट था, डेमन स्पिरिट लैंड में एक सीक्रेट केव है, गुफा है जिसके अंदर शायद सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन हो सकते हैं। यह डाउट था, कोई कंफर्म नहीं था। कहा ऐसा भी जाता है कि जो चारों सेलेस्टियल रियल्म थे उनमें सबसे पावरफुल जो एम्परर थे वो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ही थे। इसीलिए ऑलसिर वगैरह भी इधर अट्रैक्टेड थे क्योंकि शायद वो 3rd लेवल के कल्टीवेटर थे। और आप खुद सोच के देखो, सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था,
फिर भी वो मरे नहीं थे, तो मतलब कितने पावरफुल होंगे। लेकिन सीरियसली इंजर्ड थे, और ऑलसिर वगैरह वगैरह को कंफर्म था कि अभी तक इंग्लैंड रिकवर नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लोग कई बार डेमन स्पिरिट लैंड जा चुके थे। और ये 10 दिन भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। डेमन स्पिरिट लैंड का जहाँ पर एंट्री गेट था, वहां पर बहुत सारे लोग अब इकट्ठा होने लगते हैं। ऑलसिर भी पहुंच चुके थे, और ऑलसिर आज के दिन एक ट्राइडेंट लेके आए थे, जो कि इनका पावरफुल वेपन माना जाता है, जो इसे रेयरली यूज करते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर बाकी लोग भी आते जाते हैं। फिर से वो मिडिल एज वुमेन आती है, जिनके साथ में उनके 4 डिसाइपल्स भी थे, और इन्हीं ने वांगलिंग को इनवाइट भी किया था, अगर आपको याद हो। और जो उसमें से पिंक ड्रेस जिसने पहना था, लिंग टियानो को लगा था कि शायद वो बंदी मतलब ब्रिलियंट वॉइड की सेंट्रेस हो सकती है। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे थे। इस दौरान गोल्डन लाइट चमकता है, और एक 40 साल का बंदा यहाँ पर बाहर आता है। इसने पर्पल रोब पहना था, और इसके पर शोल्डर पर यानी कंधों पर वो 3 आंखों वाला पक्षी बैठा हुआ था। ऑल सिर इसे देखकर थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, और ये बंदा स्माइल करता है कि ऑल सिर, बहुत समय हो गया मिले नहीं। अब ऑल सिर भी बुलाते हैं, इन्हें एल्डर सन कह के। इन्हें भी इनविटेशन गया था, तो ये इसलिए आए थे। और ये किसी और बंदे का नाम लेते हैं, जिसे सुन करके लिंग टियानो काफी खुश थे। इधर डेमन स्पिरिट लैंड के अंदर दिखाया जाता है, जिसके अंदर में एक सोल रिफाइनिंग ट्राइब था। अगर आपको याद होगा तो ये वांगलिंग ने बनाया था, और फिलहाल ये स्काई डेमन कंट्री से बैटल लड़ रहे थे, फायर डेमन कंट्री वाले। इनके ट्राइब हेड थे ओ यांग हुआ, जिनके पास 99 बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स थे। फायर डेमन कंट्री पर स्काई डेमन कंट्री लगभग अधिकार कर चुका था, और इस दौरान आर्मी के बीच में 10 लोग एक बड़ी से स्टैचू लेकर आ रहे थे। इस इंसान को कोई नहीं भूला था, इसके बारे में बहुत कथाएं चलती थी, और ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब का प्रतीक था, जिसे ये अपना एंसेस्टर भी कहते थे। इसकी पूजा करते थे, बट ये लोग बोलते थे कि एंसेस्टर चले तो गए, बट हमें विश्वास है कि वो एक दिन लौट के आएंगे, वो हमें भूले नहीं होंगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते,